आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 83 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 84 मुलाहिज़ा फरमाए। लेकिन मैं उसके लम्हा बलम्हा बदलते हुए तेवरों पर निगाह रखते हुए सख्त सुस्त कहता रहा और वो किसी मुज़ाहमन रद्द-ए-अमल का इजहार किए बगैर मेरी पूरी तकरीर सुनती रही। इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम मेरे साथ ताउन करोगे। मेरे खामोश हो जाने पर उसने ठहरे हुए पुरस्कून लहजे में कहा, तुम्हारी शिकायतें कुछ ऐसी बेजाबे नहीं है। आदमी को उसी से शिकायत होती है जिससे उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी तवक्कात के मायार पर पूरा ना उतर सकी। वीरा के उस मुदाफाना जवाब पर मेरी खोपड़ी सुलग उठी। समझ क्या रखा है तुमने अपने आप को? तुम ना मेरी अजीज हो ना महबूबा, फिर मैं तुमसे तवक्कात क्यों रखूंगा? मुझे तो हर लम्हा ये धड़का लगा रहता है कि अपने मफाद के लिए तुम किसी भी वक्त बड़ी बेरहमी के साथ मेरी गर्दन कटवा दोगी। यह तुम्हारा एहसान है कि तुमने अब तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मेरा लहजा बहुत ज्यादा जहरीला हो गया। तुम आज तक न किसी की हो सकी हो और ना होगी। तुम्हारे नजदीक इज्जत, आबरू और अना का कोई मकाम ही नहीं है। तुम हर कीमत पर बस अपना काम निकालना जानती हो और शायद इस बार भी अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। मैं तस्वीर तुम्हारे हवाले कर दूंगा, मगर ये याद रखना कि मुझे तुम पर जरा भी एतमाद नहीं रहा। तुम अपने वार करती जाओ, मैं बचाव करता रहूंगा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इस तहकीर से बेहतर है कि तुम इसी वक्त अपना रास्ता अलग कर लो। तस्वीर से तकदीर तक मैं अपने मामलात खुद सुलझा सकती हूँ, इसलिए कि मैंने तुम्हें यहाँ लाखड़ा किया है। कामयाबी की किलीद तुम्हारी गोद में ला डाली है और गजाला यरगमाल के तौर पर तुम्हारे रहमो करम पर है। गजाला कैदी ना होती तो शायद मैं तुमसे दो बदू कुछ और बातें कर लेता, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। चाहो तो मुझे अपना कैदी भी समझ सकती हूँ। जो चाहोगी वो ही कर गुजरने पर खुद को मजबूर पाऊंगा। आखिरी फिक्रों पर मेरा लहजा बेहद सहरीला हो गया था। वीरा ने चंद गहरी गहरी सांस लिए, फिर तकी हुई आवाज में बोली, एक इम्तिहान ये भी सही। अब गजाला से तुम्हारी मुलाकात तुम्हारी पसंद के हालात में होगी, लेकिन उसकी शर्त तस्वीर के हसूल के बाद लॉयड्स कर्टिज की तबाही है। ये दोनों काम कर गुजरे तो तुम्हें मुझसे मायूसी नहीं होगी। मैं वापस पलट गया और वो खामोशी से मेरे साथ खोली। मखफिल कमरे को खोलकर हम दोनों अंदर दाखिल हुए तो बंद कमरे में पड़ी हुई चौथी लाश में कमोबेश 18 घंटे गुजरने के बावजूद ताफुन पैदा नहीं हुआ था। वीरा ने उस कमरे में सजे हुए हथियारों को हैरत से देखा था। वो शायद देर तक पूरे इन्हमाक से उस नुमाइश का जायजा लेने में मसरूफ रहती, मगर मैंने दीवार गिर अलमारी में नस्ब फ्रेम पर जोर आजमाई करते हुए उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल करवा ली। उस वक्त वीरा के चेहरे से बेबना जोश और तजस्सुस का इजहार हो रहा था। फिर जो ही वह फ्रेम हाथ में आया, जिमी लॉयड की रंगीन कलमी तस्वीर पर निगाह पड़ते ही वीरा की आंखें फटी की फटी रह गई। यूं मालूम हो रहा था जैसे उसे सख्ता हो गया हो। वीरा लॉयड से मेरी पहली मुलाकात से बेखबरी के आलम में मशरिकी बईद के सफर में दौरान परवाज हुई थी। उस वक्त मैं उसके माजी से लाइल्म था, लिहाजा अपने तमाम तर तजर्बे के बावजूद जिंदगी की कैफ आवर लज़्ज़तों की तलबकार एक फराक दिल दोशीज़ा समझते हुए अपनी कामरानी पर कई दिनों तक नाज करता और एक होटल के अकामती कमरे में उसके नाज उठाता रहा था। उस दौरान में किसी भी मरहले पर वो बाला दस्त नजर नहीं आई थी। उसके हर अमल और रद्द-ए-अमल में एक ऐसी मासूमाना सादगी और बेसाख्तगी रची हुई थी कि हकाम की परवाह न होती तो मैं उसकी महकती जुल्फों के साए में शायद पूरी उम्र भी गुजार देता। लेकिन तकदीर में गजाला लिखती गई थी। वीरा की दिल मोह लेने वाली मासूमाना अदाएं मशरिकी बईद में मेरे कदमों की जंजीर न बन सकी और मैं अपने वतन लौट आया। उसके बाद मुद्दतों के वक्फे से वीरा लॉयड शुगर क्वीन के रूप में सामने आई तो उसके तेवर ही मुख्तलिफ थे। उसमें ना मासूमाना सादगी रही थी, न फितरी बेसाख्ती। वो हर जाविये से एक बेमहर और कारोबारी जहनियत वाली पेशावर मुजरमा के तौर पर सामने आई थी, जिसके सीने में दिल की जगह शायद कोई संगरेजा नस्ब था, जिसमें न लचक थी न जज्बात की सरगर्मी। वो हर कीमत पर अपना मकसद हासिल करने पर तुरी हुई एक हसीन मुजरमा नजर आती थी, जिसके नजदीक इंसानी इक़दार और जज्बात की कोई वक़्त थी ना अहमियत। फिर अब जिमी लॉयड की रंगीन कलमी तस्वीर पर नजर पड़ते ही वो संग दिल और बेमहर लड़की यक ब यक मलका जज्बात नजर आने लगी थी। उसके चेहरे के अज़लात तन गए थे, निगाहों में तनफ्फुर का कहर से मटाया था और वो बेयकीनी के आलम में उस कलमी तस्वीर को मुसलसल घूरे जा रही थी। वहां धावा बोलते हुए मेरे इमाम पर वीरा अपने साथ एक मुख्तसर लेकिन हिसास कैमरा भी लाई थी, जो उसकी चुस्त स्याह लिबास में मौजूद था और जिसका मकसद सिर्फ इतना था कि वापसी से कबल जिमी लॉयड की कलमी तस्वीर की कुछ तस्वीर भी ले ली जाए, ताकि फरार के वक्त अगर नागाह किसी मरहले पर असल तस्वीर से दस्तबरदार होना पड़े तो बाद में कैमरे से ली हुई जिमी लॉयड की कलमी तस्वीर की तस्वीर उसकी तलाश की मुहिम में मुआवन साबित हो सके। लेकिन वीरा लॉयड तो तस्वीर देखते ही एक बदली हुई औरत नजर आने लगी थी। पहले उसकी आंखें हैरत और बेयकीनी के आलम में फटी रह गई, फिर उनमें बतदरीज कहर और नफरत के कूंदे लपकने लगे। वो मेरी तरफ यूं हमला आवर हुई थी जैसे पल भर में मुझे चीर फाड़ कर रख देगी, मगर वो बहरहाल औरत थी और मैं एक तंदुरुस्त तवाना मर्द। मैं तस्वीर फर्श पर फेंक कर खुद को वीरा के हमले से साफ बचा गया।
वो बड़ी और वार खाली जाने पर चिल्लाकर मुझे नजरअंदाज करते हुए पलटी और जिमी लाइड की फिल्मी तस्वीर पर टूट पड़ी। फिर उसने देखते ही देखते फ्रेम समेत कैनवस के टुकड़े उड़ा दिए। जितनी देर में मैं सूरत हाल को समझकर उसकी तरफ लपकता, वो तस्वीर के चीथड़े उड़ा चुकी थी। ये क्या किया तुमने? मैंने उसे घूरते हुए मुलामत अमेज लहजे में कहा। वही जो करना चाहिए था, उसे खोए अजियानी लहजे में कहा। मुझे जो कुछ करना था मैं कर गुजरी हूँ, अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मगर तुम तो जिमी लाइड की तस्वीर की तलाश में सरगर्दा थी। मैंने अपनी हैरत पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करते हुए इस तरह लहजे में कहा। तस्वीर सामने आई तो ऐसी आतिश ज़ेर पा क्यों हो गई? इसलिए कि वो चेहरा मेरे लिए अजनबी नहीं था। वो मेरे मुकाबले सीना तान कर जहरीले लहजे में बोली, तो तुम अपने बाप को पहले से जानती थी? मेरा लहजा लाजमन काटदार हो गया था। बाप नहीं, वो एक दलाल था। वो तल्ख और रोंदे हुए लहजे में बोली, कि कोई भी हो, मैं इसे रोम के एक मजबूत गिरोहबंद के तौर पर जानती हूँ। मेरे लिए इसका नाम जिमी लाइड नहीं बल्कि डॉन मार्सियानो था, और 2 बरस पहले तक मेरी बेशतर रातों के दाम इसी मलून ने तय किए थे। ये कहाँ का वाक़या है बेबी? मैंने मानी के अंदाज में सर हिलाते हुए सवाल किया। रूम वो उसी लहजे में बोली, बता रही हूँ कि डॉन मार्सियानो रूम का एक मजबूत गिरोहबंद है। मंशियात फरोशी, जुए और काबागरी से बर्दा फरोशी तक वो हर घटिया काम करता है, और उसने खुद अपनी बेटी की रातों का सौदा किया है। मैंने उसकी बात काटते हुए इस्तेज़ाइया लहजे में सवाल किया। बको मत। वो हल्क फाड़ कर उसीली आवाज में चीखी तो उसकी आवाज रोंदी हुई थी। जानते बूझते इस दुनिया का कोई बाप अपनी बेटी को नीलाम नहीं करता। वो यकीन मेरी हैसियत से लाइल्म रहा होगा। तुम अपने बाप के बारे में यकीन और बेयकीनी का शिकार हो मेरी नन्ही महबूबा। मैंने ठहरे हुए सपाट लहजे में कहा। वो इसी कदर लाइल्म होता तो एक आलमी तंजीम की सरबराही न कर रहा होता। किस आलमी तंजीम की बात कर रहे हो? उसने चटक कर सवाल किया था। लाइड्स काटेज कोई मकामी फितना तो नहीं है? मैंने तमस्कराना लहजे में कहा। जो कुछ हुआ है और जो होने वाला है वो तुम भी अच्छी तरह जानती हो, और मैं भी जानता हूँ। तो क्या तुम डॉन मार्सियानो के ठिकाने से वाकिफ हो? वीरा का लहजा तजस्सुस समेत था। ठिकाने से वाकिफ होता तो तुम्हारे नखरे उठाने की बजाय वही उसके ठिकाने पर मौजूद होता। मैं नफे दुल्ले लहजे में कहा। लेकिन इस पूरी तकरीर का मुद्दा सिर्फ इतना है कि तुम्हें तुम्हारी सही हैसियत का एहसास दिला सकूं। अपने बाप के नजदीक तुम महज एक हसीन और खूबसूरत लड़की हो जिसे चारा बनाकर बड़े से बड़ा शिकार खेला जा सकता है। तुम्हें अपने बाप की असलियत और हकीकत का इल्म नहीं, लेकिन वो हर लम्हे तुम्हारे बारे में बाखबर रहा है और तुमसे कोई बड़ा काम लेने के लिए कोशा है। तुम कानून के सामने हथियार डाल दोगी तो बेआसरा रह जाओगी। हमारा साथ दोगी तो अपने सामने बहुत से रास्ते खुले हुए पाओगी जिनके इंतखाब में तुम मुकम्मल आजाद होगी। तुम्हारा साथ? मेरी गुफ्तगू पर वो उलझ कर रहेगी। फिलहाल तो तुम्हारा ही साथ दे रही हूँ, और ये कानून का जिक्र दरमियान में कहाँ से आ गया? मैं जो कुछ करूंगी अपने बल पर करूंगी। कानून का सहारा लेना चाहा तो शायद खुद सूली पर टांग दी जाऊंगी। जिमी लाइड या डॉन मार्सियानो से बगावत के बाद तुम्हारे सामने 2 ही रास्ते रह जाते हैं। मुझे सुलह कर लो या कानून के मुहावजों की पनाह हासिल करने की कोशिश करो। तुमसे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। वो मेरी बात काटते हुए बोली। इस वक्त तक वो अपने जज्बाती उबाल पर काबू पा चुकी थी और मुद्दतों से अपने जिस बाप की दीद की आरज़ू में तड़प रही थी, उस वक्त उसी के रंगीन कलमी तस्वीर की चीथड़ों को अपने कदमों तले पामाल कर रही थी। और ना मैं अपने बाप से बगावत कर रही हूँ। अगर उसने अपनी उम्र बर्बाद करके एक पुरशकू तंजीम कायम की है तो मेरा यह हक है कि उसे माजूल करके अब इक़्तिदार में खुद संभाल लूँ। डॉन मार्सियानो के रोब में उसने मेरे साथ जो कुछ किया वो लाइल्मी की वजह से किया होगा, वरना अपने लहू की आबरू तो कंजरों को भी अजीज होती है। वो जिस पैमाने पर काम कर रहा है उसके पेश नज़र ये सोचना ही हमाकत होगा कि अपनी ज़ात से मुतल्लिका किसी मामले से लाइल्म रहा होगा। मैंने उसके साथ वापस लौटते हुए कहा, ये बताओ कि जब तुम डॉन मार्सियानो से टकराई तो उस वक्त तुम अपने बाप की तलाश के किस मरहले में थी? वो पुरख्याल अंदाज में मेरी तरफ देखने लगी। तुम क्या नतीजा अखज़ करना चाह रहे हो? उसने उलझन अमेज लहजा में सवाल किया। मेरी बात का जवाब दो, सब कुछ खुद ब खुद वाज़ेह होता जाएगा। मैंने सपाट लहजा में कहा। मेरी जद्दोजहद जारी थी और मेरा ख्याल है कि मैं तंजीम में शामिल होने में कामयाब हो चुकी थी। डॉन मार्सियानो से तुम्हारा टकराव इत्तेफाकन हुआ था या उससे मिल बैठने की कोई हदायत मिली थी? क्या बिल्कुल अहमक समझ लिया तुमने मुझे? वो छिड़कर बोली। हदायत मिली होती तो मेरे लिए ये नतीजा अखज़ करना दुश्वार न होता कि मुझे दानिस्ता उसकी तरफ हाँका गया है। वो एक 100% इत्तेफाक था। इत्तेफाक रहा होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि डॉन मार्सियानो ने दानिस्ता ऐसे हालात पैदा किए होंगे कि तुम उस मुलाकात को इत्तेफाक का शाखसाना समझते रहो। दर हकीकत वो उसी लम्हे से अपने ज़ेरे तुम्हारी तरबियत का आगाज कर चुका था। मुझे जानबूझकर गलीज रास्ते पर टाला गया था। उसने मुज़ाहका उड़ाने वाले तहकीर अमेज लहजे में कहा। वो तुम्हारा बाप है वीरा। मैंने संजीदगी से कहा। शायद एक रुसवाए ज़माना मुजरिम भी जिसके हाथ मंशियात फरोशों से इंसानी लहू की शर्मनाक होली तक म्याल होता है। ऐसे लोगों में जिंदा रहने और जिंदगी गुजारने की बिल्कुल मुख्तलिफ बल्कि हैरान कुन इकदार राइज होती है। आम जिंदगी में बाप और बेटी के रिश्ते के हवाले से सोचोगी तो तुम्हें डॉन मार्सियानो का रवैया नाकाबिले यकीन नजर आएगा, लेकिन एक पेशावर पापी की बेटी बनकर देखोगी तो तुम्हें उसका रवैया हकीकत पसंदी पर मबनी नजर आएगा।
मेरी कुछ पल्ले नहीं पड़ सका। अगर और मगर के दरमियान तुम क्या कहना चाह रहे हो? वो तहखाने में जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए मुंह बनाकर तल्ख लहजे में बोली, और इस बार मैं खामोश ही रहा। मेरी निगाहें असलहे की पेटियों से लदे हुए ट्रक के करीब फर्श पर पड़े हुए उन 3 बेजान सायों की तरफ जमी हुई थी जो अपने अपने खून में लथड़ कर तकरीबन नाकाबिले शनाख्त होकर रह गए थे। उस वक्त तक बहुत ज्यादा खून बह जाने के बायस उनमें से 2 दम तोड़ चुके थे। मौत की अजियत से उनके चेहरे मसख होकर रह गए थे। तीसरा बेहोश था और उसके सीने में सांस रुक रुक कर आ रहा था। मेरे कुछ कहे बगैर वीरा लाइट ने तीसरे के नखरे पर अपनी सैंडल रखकर उस पांव पर पूरा जोर दे दिया। वो इस काबिल भी नहीं रहा था कि मुदाफत में वीरा की पिंडली दबोच कर उसका पांव अपने नखरे पर से हटा देता। उसके बदन में इज़तरारी जुम्बश हुई, दोनों हाथ फिजा में लहराए और फिर वो भी जिंदगी के बखेड़ों से निजात पा गया। वीरा ने इस्तफसार तलब निगाहों से मेरी तरफ देखा, जैसे अगले इक़दाम के बारे में जानना चाह रही हो, लेकिन मुझे जुबान हिलाने की जहमत नहीं करना पड़ी। वो आंखों ही आंखों में मेरा मुद्दा बहम गई और अपनी जेब से इलेक्ट्रॉनिक टाइम बम का पैकेट निकालकर उसे लगाने के लिए जगह तलाश कर लगी और मैं वहां मौजूद असलहे में से अपनी ज़रूरियात का इंतखाब करने में मसरूफ हो गया। यूं तो वहां मेरे लिए मशीन गन से तबाहकुन दस्ती बम्बों तक एक अंबार मौजूद था, लेकिन लाहौर में फौरी तौर पर मेरे पास सर छुपाने की कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां मैं असलहा साथ लेकर जा सकता। आसार कुछ ऐसे थे कि शायद वापसी पर वीरा के होटल ही में पनाह लेना पड़ जाती। लिहाजा मैंने बड़े बोर के एक बेआवाज पिस्तौल और चंद बम्बों पर इक्तफा किया, क्योंकि अब मेरा लाहौर में तवील कयाम का कोई इरादा नहीं था। लाहौर स्कॉटेज की तबाही के साथ मेरा एक पुराना ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाता, जिसके बाद अगला मरहला गजाला तक रसाई का था, जिसके लिए वीरा लाइट की जात का सहारा नागुज़ीर था, क्योंकि वो बाला ही बाला गजाला को बैरून मुल्क भिजवा चुकी थी। आखिरकार वीरा ने बारूदी बम्बों की मुतअद्दिद पेटियों के दरमियान ऐसी जगह तलाश कर ही ली जहां सुलगने वाली मुहूम सी चिंगारी भी उस तहखाने में आतिशी जहन्नम का दहाना खोल सकती थी। 10 मिनट तहखाने में वीरा की सवालिया आवाज गूंजी। उस वक्त उसका लहजा हर किस्म के जज्बात से आ रही था। खुदकुशी का इरादा हो तो 10 सेकंड मुनासिब रहेंगे, ताकि सिसक कर मरने के बजाय धमाका हो तो काम तमाम हो जाए। निकासी के दहाने पर मारे गए तो जन्नत में भी कलक रहेगा। मैंने तंजिया लहजे में कहा। वसबत वक्का भड़क उठी। मिर्चें क्यों चबा रहे हो? सीधी तरह बात नहीं कर सकते? कर सकता हूँ मादाम। मैंने दाहिना हाथ सीने पर रखकर सर को कदरे खम देते हुए कहा, बशर्ते कि मेरे सर पर 7 अदद इंसानी लाशें न सवार हो। वो लाख गुनहगार और मलऊन सही, लेकिन थे तो इंसान ही। चाहे तुम्हें ये याद नहीं रहा कि 7 तुम्हारे शाहकार हैं। वो चुपते हुए लहजे में बोली, 7 नहीं सिर्फ 4। मैंने जल्दी से कहा, आखिरी तीनों महज तुम्हारी दखल अंदाजी की वजह से मारे गए, क्योंकि तुम्हें अपने अब्बा हजूर की तस्वीर की तलाश थी। फिर वही बकवास। वो उसीले लहजे में गुराई, मैं टाइम अर्न करने जा रही हूँ, मुझे वक्त बताओ। वैसे तो वक्त बुरा ही आ लगा है। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, लेकिन इस घंटा रखो तो बेहतर होगा। हम न सिर्फ धमाके की इज्जत से बाहर निकल जाएंगे, बल्कि कुछ सोचने समझने के काबिल भी हो सकेंगे। उसे जुबान से कुछ कहे बगैर कहर बार नजरों से मुझे पूरा और फिर टाइम बम का टाइम अर्न करके उसे अपनी तलाश की हुई जगह पर रख दिया। उस काम से फारिग होकर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुई थी। आओ अब हम यहाँ रंबा संबा नाचना शुरू कर दें, ताकि तुम्हारे अब्बा की रूह बुलबुलाती हुई हमारे सरों पर साया फिक्र हो जाए, या हम खुद भी तुम्हारे अब्बा के बनाए हुए उस जहन्नम में जलकर राख हो जाएं। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? वो आंखें निकाल कर बोली, टाइम बम चल पड़ा है और अब बम फटने से पहले उसे किसी तरह रोका नहीं जा सकता। यूं ही बैठे अजियान बकते रहे तो वाकई जहन्नम वासिल हो जाओगे। मैं जहन्नम वासिल ना हो सकूंगा। मैंने असलहे की एक पेटी का सहारा देकर कुछ दिली के साथ कहा, वहां गया तो जहन्नम के बासी गुमराह हो जाएंगे। गजाला के हाथ से निकल जाने के बाद मेरे लिए जिंदगी में कोई कशिश बाकी नहीं रह गई है। उसी के साथ मैंने उसका हाथ छोड़कर बेआवाज पिस्तौल की नाल फिजा में बुलंद कर ली। ओह! वो गुस्से में दांत पीसती बोली, तो अब तुम मुझे धमकाने की कोशिश करो, ये तुम्हारा अपना ख्याल है। मैंने उसके तबसरे की अहमियत महसूस करते हुए पिस्तौल अपनी गोद में डाल दिया। गजाला की बाजियाबी या उस तक रसाई के बारे में कोई फैसला करके ही हम यहाँ से जा सकेंगे, वरना नहीं। उसे खतरनाक लहजे में कहा, यह तुम्हारा अंदाजा हो सकता है, मेरा इरादा नहीं। मैंने बेपरवाही से शान उचका कर कहा, तुम अपनी यादों की चिता में अकेले ही चलती रहो। मैं तो जा रही हूँ, ना मैं यहाँ अकेला आया था ना अकेला चलूंगा। मेरी आवाज़ सुनते ही वो दोबारा मेरी तरफ घूम गई। रास्ता तुम्हारे फरिश्ते भी ना खोल सकेंगे। आखिर अब तुम क्या चाह रहे हो? उसने जिद चाहकर भिन्नाऊ लहजे में सवाल किया। तुम्हारे प्रोग्राम से वाकफियत के अलावा और क्या चाहूंगा? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरा प्रोग्राम वाज़ेह है। वो गुस्से और बेबसी के साथ बोली, मुझे डान मरसियानों तक पहुंचना है ताकि पता चला सकूं कि वही मेरा बाप जिमी लाइड है या नहीं। बात का रास्ता हालात पर मुनहसर होगा। ये तो सीधा साधा दोहरी शख्सियत का खेल है। मैंने बेपरवाही से कहा, वो जिमी लाइड के नाम से मुआशरे में इज्जत और एहतराम की जिंदगी गुजार रहा है और डान मरसियानों के रूप में बदतरीन मुजरिम है। उसके अंदाज बिल्कुल माफिया वालों जैसे है और कुछ अजीब नहीं कि वो खुद भी माफिया के सरकर्दा लोगों में शुमार होता। लेकिन ये सब तुम्हारी राम कहानी है, इसमें गजाला का जिक्र कहीं नहीं मिलता। तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो। वो अपनी दस्तवाज पर निगाह डालते हुए बेचैनी के साथ बोली, 3 मिनट से जायद गुजर चुके हैं। यूं ही उलझते रहे तो 30 मिनट भी बेखबरी में गुजर जाएंगे। गजाला की बात करो, अच्छी लड़की। मैंने ना सहना लहजे में कहा,
फोर्कलिफ्ट पर सवार होकर हम बहुत जल्दी सुरंग के दहाने तक पहुंच सकते हैं। 30 मिनट का वक्फा मैंने सोच समझ कर ही तजवीज़ किया था। तुम मेरे साथ चल सकते हो, चाहो तो हम लाहौर से बराह रास्त लंदन रवाना हो सकते हैं। तुम्हें गजाला तक पहुंचाकर मैं वापस रूम आ जाऊंगी। उससे ज्यादा क्या चाहते हो? जहां से बराह रास्त रवानगी तो मुमकिन ना होगी। मैंने अपनी जगह छोड़कर फोर्कलिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए कहा, मेरे पास पासपोर्ट तो दरकिनार शनाख्ती कार्ड भी नहीं। घर के साथ सभी कुछ चलकर नजरे आतिश हो गया था। फिक्र ना करो। इंजन स्टार्ट होते ही उसने फोर्क पर खड़े होकर कहा, सफरी दस्तावेजात का मेरा जिम्मा। 2 घंटे में तमाम कागजात तुम्हारे हाथ में मौजूद होंगे। ऐसी दुम से मैं लंडोरा ही बेहतर। मैंने इस्तजाइया से लहजा में कहा, यहाँ से तो शायद निकल भी जाऊं। हैथरो पर जाली कागजात पकड़े जाएंगे, मैं जेल चला जाऊंगा और तुम्हारी जान छूट जाएगी। सुनाए कि कुछ अरसे बाद तो वहां भी वीजा के बगैर दाखिला नहीं रहेगा। इस मामले को मैं खुद सर अंजाम दूंगी। कागजात सब असल होंगे। वो हंसने लगी। तुम लोग अपनी बड़ी मालियत के नोटों पर अपने किसी बड़ी की तस्वीर छापते हो जिसका पूरा पूरा एहतराम किया जाता है। तस्वीर दिखाने पर तमाम काम चुटकी बजाने पर हो जाते हैं। फोर्कलिफ्ट सुरंग के ढलवान फर्श पर बढ़ती रही और मैं बिनते फरंग के साथ इल्फाज की लगाई आग में अंदर ही अंदर सुलगता रहा। हेरोइन, नाजायज असलहा और उन तीनों में कौन सा जहर ज्यादा मोहलत था? हेरोइन जो खरीदता है वही पीता और फिर कुत्ते की तरह सिसक सिसक कर मरता है। असलहा खरीद कर जिससे मासूम लोगों को कत्ल किया जाता है और मैं ऐसे किसी काम को नहीं रोक सकता था। मैं अपने ही ख्यालों में गुम था। राशि मेरी गाहों से ओझल थे, लेकिन मुजरिमों से मैं खूब वाकिफ था। लिहाजा बेहतर यही था कि मैं नए इम्कानात की तलाश में अपनी तवानाइयां बर्बाद करने के बजाय उसी राह पर लगा रहूं। यह फैसला करता हुआ मैं इंजन बंद करके फोर्कलिफ्ट पर से उतर आया। हेडलैम्प मैंने रोशन छोड़ दिए थे क्योंकि वहां तारीकी थी। फोर्कलिफ्ट ड्राइव करते हुए क्या सोच रहे थे? वीरा ने बगौर मेरी तरफ देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, मैंने सर झटकर कहा। मुकद्दरात पर गौर कर रहा था कि ये कितने अटल होते। मुझे तो चुभा है तुम किसी नई चाल पर गौर कर रहे थे। उसका लहजा शकूक से लबरेज था। चाल किससे चलूंगा? मैंने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, गजाला को अगवा करके तुमने शुरू ही से मेरी चाल बिगाड़ रखी है। उसकी बाजियाबी तक तुम्हें मेरी जात से कोई फिक्र लाहक नहीं होनी चाहिए। उसे जवाब देकर मैं उस खुफिया मैकेनिज्म की तरफ बढ़ गया जिसकी मदद से सामने रुकावट बनी हुई दीवार को जमीन दोज किया जा सकता था। 11 मिनट गुजर चुके हैं। वीरा खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाई, मगर मैं इस पर तवज्जो दिए बगैर अपने काम में मशगूल रहा और आखिरकार सामने वाली दीवार और रूम की छत के दरमियान पूरी चौड़ाई में झुर्री नमूदार हो गई जो बतदरीज बढ़ती जा रही थी। फिर उस कला से तारों भरा नीला आसमान नजर आने लगा। दीवार नीचे धंसती रही और मैं वीरा के हमरा उसके करीब आ खड़ा हुआ। उस रुंग में घुटन बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन बढ़ती हुई झुर्री में से आने वाले ताज़ा हवा के खनक झोंकों में कुछ अजीब ही सा असर था। फिर जो ही धंसी हुई दीवार हमारे चेहरों के सामने से गुजरी, अचानक वो हुआ जिसका वहमो गुमान में नहीं था। हमारी पोजीशन ऐसी खतरनाक थी कि हम अपने अकब से आने वाली फोर्कलिफ्ट के हेडलैम्प की रोशनी में बाहर जंगल में छुपे हुए किसी भी दुश्मन के लिए सहल तरीन निशाने पर थे। घने और तारीक जंगल से अचानक एक टॉमी गन चंद सेकंड के लिए गुनगुनाई और तड़तड़ाहट गोलियां बरस पड़ी। गनीमत यह हुआ कि फायर करने वाले की टॉमी गन की नाल शायद कदरे नीचे झुकी हुई थी, जिसकी वजह से गोलियों की बाढ़ धंसी हुई दीवार की बैरूनी सतह पर पड़ी और हम दोनों बाल बाल बच गए, वरना गोलियों से उधड़कर चेहरे मसक हो गए होते। मीरा का रद्देमल मुझसे मुख्तलिफ नहीं था। टॉमी गन के बेदार होने की पहली आवाज सुनते ही हम दोनों दीवार की ओर में पुख्ता फर्श पर गिरे थे और लुढ़कते हुए फोर्क लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे। मेरे उठने से कबल वीरा ने फोर्क लिफ्ट के हेडलैम्प का स्विच ऑफ कर दिया। उस तरह हम भी अपने हरीफों की तरह तारीकी में आ गए थे। फर्क बस इतना था कि दुश्मन बाहर खुले जंगल में रुपोश था और हम सुरंग के महदूद दहाने से गुजरने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि दीवार को हरकत में लाने वाले मैकेनिज्म से मेरे हाथ का दबाव खत्म होने के बावजूद दीवार बदस्तूर नीचे जा रही थी, जबकि बाहर झोंपड़ी वाले कंट्रोल पर मैं तजुर्बा कर चुका था कि मैकेनिज्म से दबाव हटते ही दीवार दोबारा ऊपर उठना शुरू हो जाती थी। आखिरी बार वीरा ने इतला दी थी कि बम का टाइम ऑन किए 11 मिनट गुजर चुके थे। बाहर अंधेरे में नामालूम मुसल्ला दुश्मन मौजूद था और अंदर जहन्नुम की आग जो कुछ ही देर बाद हर तरफ तबाही, बर्बादी और मौत की बारूदी घटाएं फैलाने वाली थी। मेरे लिए वो लम्हात बड़े जान गुसल और अजियतनाक थे। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर से गोलियां चलाने वाले कौन थे और उनसे किस सूरत से निपटा जाए। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी, तनफ्फुस की रफ्तार बढ़ गई थी और दौरान खून कनपट्टियों में ठोकरें मार रहा था। 7 लाशों से गुजरने के बाद आज़ादी की राह सुरंग के दहाने की सूरत में नजर आई तो वहां अंधेरे में मौत मुंतजिर थी। संसानिये भयानक सकूत के आलम में गुजर गए। दोनों तरफ मुहिब खामोशी तारी थी, जैसे किसी तूफान से पहले हर तरफ सोगवार सन्नाटा फैल जाता है। मुझे अपने और वीरा के सांसों तक की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर उसकी सरगोशाना आवाज मेरे कानों में सरसराई, अब तुम खामोश रहना, मैं सूरत-ए-हाल को संभालने की कोशिश करती हूँ। वो देख भी न सकी होगी, लेकिन मैं घूर अंधेरे में गैर इरादी तौर पर अपना सर इस बात में हिला कर रखा। एक बार फिर वही फिजा पर असाब को रेजा रेजा करने वाला सन्नाटा छा गया, लेकिन वो ज्यादा तवील न हो सका। उस बार वीरा की सर्द और ललकारती हुई आवाज पूरे आहंग से गूंजी थी। हु इज देयर?
उसकी आवाज में बला का तहक्कुम और एतमाद था। लहजे में न जाने क्या खास बात थी तो मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में चींटियां से रेंगती हुई महसूस होने लगी। ये मालूम नहीं होता था कि वो वही वीरा लाइड है जो चंद मिनट कबल मेरे बेरहमाना बहस से जिद चाहकर बेबसी में मुब्तला हो चुकी थी। वॉच डॉग्स। बाहर से आने वाली भारी और पुरस्कून आवाज सुनकर मैं हैरत से उछल पड़ा, क्योंकि वो आवाज सुरंग के खुले हुए दहाने के बिल्कुल करीब दाहिनी सम से गूंजी थी। बोलने वाले ने निगहबानी के कुत्तों का इज्तिमाई सीगा इस्तेमाल करके ये बता दिया था कि बाहर वो तनहा नहीं था। फिर वो लोग अंधेरे और जमूद का फायदा उठाकर बेआवाज कदमों के साथ पेशकदमी करते हुए चाय सुरंग के दहाने के दोनों सरों पर उस तरह जमे थे कि उनके खुदकार बारूदी हथियारों से बचकर बाहर निकलना हमारे लिए नामुमकिन होकर रह गया था। अगर वो जारहाना अंदाज इख्तियार करके दहाने पर जमकर अंदर की तरफ अंधाधुंध गोलियां ही बरसाने पर उतर आते तो वहां खड़े हुए बेजान फोर्कलिफ्ट के अलावा हमारे लिए कोई आड़ या रुकावट नहीं थी और बासानी जेर किए जा सकते थे। अब तक हम मरे हुए थे। वीरा के हल्क से गुस्से में डूबी उस बेसाख्ता गुर्राट सुनकर मैं दिल ही दिल में उसकी शानदार सदाकारी का मोतरिफ हो गया। वो उनसे यूं मुखातिब हुई थी जैसे उन्हें अपना अदना महकूम समझती हो और उनकी आतिशबाजी से जरा भी मुतासर न हुई हो। तुम कौन हो? इस बार बाहर से आने वाली भारी आवाज में तरद्दुद के आसार वाजे थे। शुगर क्वीन से सवाल करती हो? इस बार वीरा की आवाज कहरबार हो गई थी। मुर्दार जानवरों की तरह अपने फराई से मुंह मोड़कर जंगल में कहीं छुपे अय्याशी कर रहे थे और अब सर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। वीरा का हरबा कार कर रहा। उस बार बाहर वाला मरूब हो गया और जब वो बोला तो उसका लहजा खुशामदाना था। हम थोड़ी देर पहले ड्यूटी पर आए हैं। यहाँ 9 से 2 शिफ्टों में बारी बारी 2 ग्रुप्स ड्यूटी देते हैं। आज मेरे और मेरे साथी की रात की ड्यूटी थी, लेकिन गुर्बो जवार में भटकने के बावजूद उनका सुराग नहीं मिला। बाद मुझे ख्याल आया कि वो झूठ बोल रहा था। दोनों चौकीदार पिछली रात ढलने के बाद सुबह सादिक से जरा पहले मेरे हाथों मारे गए थे। अगर 12 घंटे की ड्यूटी का फलसफा दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाता तो मजीद 12 घंटे गुजरने से पहले सुबह आने वालों को उनकी गुमशुदगी का अंदाजा हो जाना चाहिए था। वीरा ने भी फौरन यही नतीजा अखज़ किया था, क्योंकि उसकी सख्त आवाज सुनाई दी थी। तुम झूठे हो। मैं सुबह 6 बजे से यहाँ हूँ। तुम्हारे कहने के मुताबिक उस वक्त तुम्हारी ड्यूटी होना चाहिए थी। मैं तो सुबह से 7वीं बार बाहर आने वाली थी। हर बार मुझे सन्नाटा ही नजर आता। हफ्ते को वो दोनों 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। एतवार को हम 24 घंटे पूरे करते हैं। आज हमारा ऑफ टाइम था। छुट्टी गुजार कर ड्यूटी पर आए हैं, लेकिन वो न जाने कहाँ गायब है। उसकी आवाज़ तरद्दुद अमेज हो गई थी। मैंने अंधेरे में नजरें जमा कर महसूस किया कि बधाई वीरा से मरूब हो जाने के बावजूद उन दोनों में से कोई आड़ में से नहीं निकला था। और उस वीराने में तुम्हें कौन छोड़ के आए? वीरा की आवाज़ गूंजी थी। हम सब ही यहाँ तक रसाई के लिए मोटर बाइक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई सवारी भी यहाँ नजर नहीं आई। वीरा का लहजा बदस्तूर दुरुस्त था। जिस बाइक से हम आए हैं छुट्टी करने वाले उसी पर वापस चले जाते। वो लौटते तो बाइक हमारे इस्तेमाल में आ जाती। उसे यहाँ छोड़ा नहीं जाता। वो बारी बारी हमारे पास रहती है। सामने आओ, वीरा ने तहक्कुम अमेज लहजा में कहा और फौरन ही फोर्कलिफ्ट के हेडलैम्प रोशन कर दिए। मकामी के वजह के लिबास में मलबूस 2 कवि हैकल अफराद खुले हुए दहाने की तरफ से निकलकर रोशनी में आ गए। उनके बच्चों की साग से ही दरिंदगी टपक रही थी। उनके कंधों से उनकी टामी गन्ने झूल रही थी। शायद वो पूरी तरह वीरा लाइड की आवाज के तहक्कुम का शिकार हो चुके थे, वरना यूं नहत्ते होकर अपनी कमीनगाहों के सामने न आए होते। मुझे अपने सर से एक बड़ा बोझ उतरता महसूस हुआ। उसले में वीरा भी अपनी जगह छोड़कर उनके सामने रोशनी में चली गई। उस पर निगाह पड़ते ही उन दोनों के चेहरों पर सरसहम की नजर आई, क्योंकि वीरा ने मेरे बेखबरी में अपने चेहरे पर स्याह नकाब दोबारा मूंडी थी और अब वो सरतापा स्याह पोश नजर आ रही थी। उसके दाहिने हाथ में पिस्तौल दबा हुआ था, जिसका रुख उन दोनों की जानिब था। मैं समझा नहीं माताम। उनमें से मूंछों वाले ने खौफजदा लहजे में हकलाते हुए जुबान खोली तो उसकी आवाज सुनते ही अंदाजा हो गया कि शुरू से वही बात कर रहा था। उसकी निगाहें वीरा के हाथों में दबे हुए पिस्तौल पर मरकूज थी। मुझे तुम्हारी कहानी पर यकीन नहीं आ सका, वीरा ने सर तहमकाना लहजे में कहा। अंदर से निकलने वालों पर तुम्हें गोली चलाने की जुर्रात कैसी हुई? हम मजबूर थे। हमें अजनबी लोगों को देखते ही गोली मार देने का हुक्म मिला हुआ है, उसने बेबसी के साथ कहा। फिर भी हमने निशाना लेने की बजाय सिर्फ खौफजदा करने के लिए दीवार की जड़ में फायर किए थे। उन दोनों की गुमशुदगी ने हमें हवास बागता कर रखा था। पीछे से रोशनी आने के बाद हम सिर्फ इतना देख सके थे कि दीवार के पीछे एक मर्द और एक औरत है, जबकि हमारे दोनों साथी मर्द थे। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मादाम अचानक खुद ही यहाँ आ मौजूद थी। इसका मतलब है कि तुम्हारा ताल्लुक फोर्स 9 से है। उस बार वीरा की आवाज़ पुरख्याल थी। यस मादाम, हेनरी हमारा यूनिट कमांडर है। उसे बुलाकर हमारे एक एक लफ्ज़ की तस्दीक की जा सकती है। उसने एहतराम और मुस्तैदी के साथ जवाब दिया। वो अंदर ही मौजूद होगा। अंदर कोई नहीं है। वीरा उसीले लहजे में भड़क उठी थी। सब न जाने कहाँ जा मरे हैं। सुबह से अब तक बस तुम दोनों की सूरतें नजर आएंगे, जैसे सब फरार हो गए हो। मूंछों वाले के चेहरे पर कर्ब अमेज तशवीश के आसार फैल गए। ये तो बहुत बुरी खबर है। बाहर वालों को बतेरे खतरात पेश आ सकते हैं। मगर हेनरी कहाँ गया? उसे तो किसी भी सूरत में यहाँ से नहीं हिलना चाहिए था। हर रिपोर्ट उसी को दी जाती है और वही हदायत जारी करता है। बोलते बोलते वो किसी ख्याल के तहत चौंक पड़ा। ऐसा तो नहीं कि कोई खैर अंदर घुसने में कामयाब हो गया हो। मेरे लिए इतना ही काफी था कि वो दोनों काबू में आ गए थे।
और अचानक पैदा होने वाला मुहिम खतरा टल चुका था। मेरी दानिश में वीरा की गुजरा बिल्कुल बेसूद और बेवक्त की बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं था। वक्त तेजी के साथ गुजर रहा था और किसी भी लम्हे धमाकों के होलनाक सिलसिले का आगाज हो सकता था। वक्त गुजर रहा है। मजबूर होकर मैंने दखल अंदाजी करते हुए कहा, बेहतर होगा कि हमें जो कुछ करना है वो फौरी तौर पर कर गुजरे। शुगर क्वीन से मेरी तर्ज तुखातब पर वो चौंके जरूर थे, लेकिन मेरी गुफ्तगू का सही मफहूम उनके पल्ले नहीं पड़ सका था। ना ही वो ये देख सके थे कि मैं फोर्क लिफ्ट के अक में पागल टामी गन संभाल चुका था। वो मेरी मौजूदगी से लाइल नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों पर बराह रास्त हेडलैम्प की रोशनी पड़ रही थी, जबकि मैं रोशनियों के अक में तारीकी में था। लाइट्स कार्टेज के तहखाने में मौजूद असलहे के अंबार में से मैंने अपने साथ ले जाने के लिए बड़े बोर के एक पस्तौर और चंद दस्ती बम्बों का इंतखाब किया था, लेकिन गैर इरादी तौर पर यह शायद छठी हिस्स के लाशौरी इशारे पर एक टामी गन लोड किए हुए मैगजीन समेत फोर्क लिफ्ट में डाल लाया था और इरादा था कि उसे यूं ही पड़ा हुआ छोड़कर हम दोनों वापस लौट जाएंगे। लेकिन अब उसके इस्तेमाल का मौका आ गया था। सामने खड़े हुए दोनों अफराद के शानों पर टामी गन्ने मौजूद थी और अगर पिस्तौल पर इन्हिसार किया जाता तो निशाना दुरुस्त होने की सूरत में भी जितनी देर में एक को मौत के घाट उतार कर दूसरे का निशाना लिया जाता, वो मुदाफत की हैवानी जबिल्लत के जेरे असर भड़क कर कोई ऐसा कदम उठा सकता था कि मेरी बनाई सूरत हाल बिगड़ सकती थी। ये दोनों कदे हैं। वो उन पर से निगाहें हटाए बगैर बोली, अब इनका मसला तुम ही हल करो। मैं अपनी जगह तैयार था। वीरा से इशारा मिलते ही मैंने पोजीशन ली और मुख्तसर से ब्रस्ट में ही उन दोनों के बदन छलनी होकर खून की धारें उड़ाते फर्श पर ठहर हो गए। कान खामोश हो गई, लेकिन सुरंग में उनकी बाज़गश्त कई सानियों तक हुई रही। उन दोनों पर मेरा वार उस कदर कारगर रहा था कि दहशत और बेयकीनी में डूबी हुई पहली चीख के बाद साख्त होने तक उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल सकी थी। 24 घंटे से भी कम मुद्दत में मेरे हाथ से तंजीम के 9 अहम कारिंदे मौत के घाट उतर चुके थे। परसों से बेखौफ जिंदगी में मैंने कभी देखा या सुना तक नहीं था कि किसी फर्द वाहिद ने किसी भी जज्बे के तहत मुख्तसर मुद्दत में इतने बड़े पैमाने पर खून रेजी की हो। मेरे हाथों फना होने वाले सारे ही अफराद बदतरीन कानून शिकन और पेशावर मुजरिम थे, लेकिन थे वो इंसान ही। मुझे यकबयक अपने असाब पर तकान से चढ़ती महसूस होने लगी। वीरा ने अपनी रस्तवाज पर निगाह डाली, फिर बुखलाए हुए अंदाज में मेरा हाथ थाम कर मुझे सुरंग के दहाने की तरफ खींचती बोली, जल्दी भागो, सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं। मैं मशीनी अंदाज में उसके साथ हो लिया, वरना 9 इंसानी जानों का ख्याल आते ही मैं बेहद मुजमहल हो गया था और उस बेतकान खून रेजी का एहसास मजबूर कर रहा था कि मैं खुद भी उस जेर जमीन भूल भलियों के किसी कोने में बैठा रह जाऊं और उन 9 लाशों के साथ खुद भी बारूदी धमाकों के साए में जिंदगी के बखेड़ों से निजात पालूं। सुरंग के दहाने से कदम बाहर रखते ही पूरे बदन को ताज़ा और खनक हवा के थपेड़े लगते हैं। मैं झुरझुरी लेकर रह गया। उस लम्हे मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं सोते सोते यकबयक चाक पड़ा हूं। चंद सानियों के लिए तारी होने वाली उस तनवीनी कैफियत में मैं खुदकुशी का इरादा कर चुका था। यह ख्याल ही मुझे लर्जा देने के लिए काफी था। अगर वीरा उस बुरे वक्त मेरे साथ न होती और उस नाजुक मोड़ पर न झंझोड़ती तो शायद मैं अपने दिलो दिमाग पर गुजरती हुई मायूसी को उस बर्फ में वही मुंजमद रह जाता और फिर बारूद के धमाके मुझे भी फना की वादियों में बखेर देते। उस वक्त मैं फरार और धमाकों को यकसर फरामोश कर बैठा था। जहन पर बस यही एक मुलामत सवार थी कि मेरे जहन में खुदकुशी जैसे शर्मनाक फेल का तस्वुर क्यों पैदा हुआ। क्या मैं जिंदगी बल्कि बेहतर जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो बैठा था। वीरा ने मुझे तकरीबन घसीटते और खुद को दौड़ाते हुए वो मुसाफत तय की। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो गया था। मुझे बुरा भला और सख्त सुस्त कहते हुए उसने पजीरों की ड्राइविंग सीट पर धकेलना चाहा, लेकिन मैंने चाबी उसकी तरफ बढ़ा दी। तुम ड्राइव करो, मैं थक गया हूँ, मैंने कमजोर लहजे में कहा। पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें, वो बंदा कर गुस्सीले लहजे में बोली। अभी अच्छे खासे थे, अब मालूम हो रहा है कि नकाहत से मरे जा रहे हो तुमने तो उस वक्त हामला औरतों को भी मात दे दी है। हामला औरतों पर 1-2 जानों का बोझ होता है वीरा, मैं 9 जानों का बोझ लिए फिर रहा हूँ। मैंने पजीरों की पैसेंजर सीट संभाल कर कुसलमंदाना अंदाज में पुश्तगाह से टेक लगाते हुए कहा, ओह तुम मार कर मरे चाह रहे हो। वो सेल्फ लगाते हुए मेरा मज़ाक़ा उड़ाने के अंदाज में बोली, तुमको तो किसी क्लेसा में होना चाहिए था फादर डैनी, तुम इस धूल धब्बे में कहाँ अनफन से। बकवास बंद कर उल्लू की पट्टी। मैं अचानक ही आपे से बाहर हो गया। मेरी घुराती आवाज और फिर तर्ज तुखातब पर वो शिश्त रह गई। उसने मेरी तरफ सर घुमाया। उसके चेहरे पर बदस्तूर स्याह के खिलाफ मुड़ा हुआ था, इसलिए मैं उसके चेहरे के तासरात न देख सका, लेकिन यह अंदाजा जरूर हो गया कि वो मेरे जवाब पर हक्का बक्का रह गई थी। पहला धमाका बहुत मौहूम सा था, आवाज सुनाई दी थी लेकिन इर्ताश मफकूद था। वीरा उस जंगल से निकासी के लिए कच्ची जमीन पर गाड़ियों के टायरों के निशानात देखते हुए पूरी एहतियात के साथ पजीरो ड्राइव कर रही थी, क्योंकि उन इतराब में बतेरे जहली रास्ते भी मौजूद थे, लेकिन उन पर किसी किस्म के नए निशानात नहीं थे। ना यह अंदाजा किया जा सकता था कि वो कितनी दूर जाकर मसदूद हो गए होंगे। मेरे वजूद पर कुछ अजीब सी कैफियत तारी थी। आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने की कोशिश के बावजूद जहन पर गनूदगी सी छाजी चली जा रही थी। अगर जहन पर खतरनाक सूरत हाल का एहसास हावी न होता तो शायद मैं निश्चित संभालते इंटा गफील हो गया होता। वजूद में मीठी मीठी गुदगुदियां हो रही थी और जहन सोचाने पर तुला हुआ था।
लेकिन पहले धमाके की दम तोड़ती हुई आवाज के साथ दूसरा धमाका बहुत भयानक था। यूं मालूम हुआ जैसे किसी दो हैकल अफरीत ने पजीरो को खिलौने की तरह जमीन से उछाल दिया हो। अगर वीरा स्टीयरिंग और ब्रेकों पर महारत का मुजाहरा न करती तो पजीरो घने दरख्तों से टकराकर तबाह हो गई होती। उसके बाद तो धमाकों का तार लग गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे खित्ताए अर्ज पर शदीद किस्म का भूचाल आ गया हो। फादर कुछ दुआ फरमाइए, मेरे लिए स्टीयरिंग संभाले रखना दुश्वार हो रहा है। वीरा की जहरीली आवाज सुनते ही मेरे जहन पर गिरती हुई सरूर और खुफरामोशी की कहर यक बयक साफ हो गई। 30 मिनट की मुद्दत गुजर चुकी थी और लाइट्स कॉटेज की पुरशिकू अमारत और उसके जेर जमीन तिलिस्म कदम में उस शानदार तबाही का आगाज हो चुका था जिसके ख्वाब में मुद्दत से देखता चला आ रहा था। टाइम बम कामयाब रहा था और लाइट्स कॉटेज के नीचे पोशीदा बारूद के जखायर अपनी पूरी तबाहकारियों समेत बेदार हो चुके थे। उस दौरान में वीरा अपने चेहरे से स्याह नकाब उतार चुकी थी और मैं गाड़ी में फैली हुई तारीकी के बायस गो उसके चेहरे के तासरात का तफसीली जायजा नहीं ले सकता था। लेकिन जा बजा सामने आने वाली रुकावटों से टकराकर लौटने वाले हेडलैम्प्स के नाकाफी निकास में भी ये देखा जा सकता था कि वीरा का चेहरा सुता हुआ था और होंठ बिछे हुए थे। साफ नजर आ रहा था कि मजबूरी के तहत वो जो कुछ कर गुजरी थी उसके नजायज पर खुश नहीं थी, बल्कि दिल ही दिल में शायद खुद को कोस ही रही हो। वो कौन थी? मेरा जहन एक बार फिर उसके माजी में उलझ गया। वो एक मुअज़्ज़ज़ खातून के बतन से जिमी लाइट की नाजायज औलाद थी। बाप उसकी विलादत से पहले लापता हो गया, माँ खाना बर्बाद हो गई। उसने वीरा पर यह एहसान जरूर किया कि मरने से पहले वीरा को उसके बाप के नाम से आगाह कर गई। और जब वीरा उम्र के एतबार से चाहजोर हुई तो उसे सुराग मिला कि उसका बाप जराइम का इर्तिकाब करने वाले एक टोले का सरबराह है या फिर इस टोले के सरबराह लोगों में गिना जाता है। उसने कोशिश की मगर अपने बाप तक रसाई हासिल न कर सकी और आखिरकार मजबूर होकर उसने अपने बाप तक रसाई के लिए एक मुजरमा के तौर पर अपने बाप की तंजीम में घुसने की कोशिश शुरू कर दी। उन्हीं कोशिशों में वो अपने बाप की बजाय डॉन मर्सियानो नामी एक बेज़मीर शख्स से टकराई जिसने वीरा के सरो जमाल को परख कर उसे नोट कमाने वाली मशीन में बदल दिया। मगर लाइट्स कॉटेज में मिलने वाली जिमी लाइट की तस्वीर देखकर वीरा पर उस हकीकत का इंकशाफ हुआ कि जिमी लाइट और डॉन मर्सियानो एक ही शख्सियत के दो नाम थे। जिमी को वो अपना बाप समझकर मन मंदिर में चुपके चुपके पूछती रही थी और डॉन मर्सियानो को रात के गुनाह परवर अंधेरों में कमाई हुई रकम में से हिस्सा देती रही थी। वीरा मुसर थी कि डॉन मर्सियानो ने उसके साथ जो कुछ किया था लाइल्मी में किया था। उसके वहमो गुमान में भी न रहा होगा कि वीरा उसकी अपनी बेटी थी, जबकि मेरा ख्याल उसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। जिमी लाइट ड्राइम की दुनिया के बेताज बादशाह था मगर अपनी करोफर की जिंदगी को दरपेश खतरात से पूरी तरह वाकिफ था। लिहाजा उस बेसवाती के पेश नजर उसने कभी शादी जैसी जिम्मेदारी को कबूल नहीं किया था। वह रूप बदल बदल कर मुआशरे में हर किस्म की सहूलतों और इज्जत अफजाइयों से इस्तेफादा करता रहा और उसी रवानी में वीरा की माँ जिमी लाइट से टकरा गई। वो लुटेरा मुअज़्ज़ज़ घराने की उस खातून को उस वक्त तक पमाल करता रहा जब तक उस औरत ने उसे अपने मां बनने की नवीद नहीं सुना थी। वो खबर सुनते ही जिमी लाइट लापता हो गया और उसकी जात में सहारा तलाश करने वाली खातून दरपतर होगी। अपने मजाजी खुदा की तलाश में वो नगर नगर फिरती रही, फिर वीरा को उसकी वल्दियत से आगाह करके मौत की सर्द और बेरहम वादियों में जा सोई।